चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे थे, संविधान। और संविधान बताते हुए बताया था कि अलग अलग हिस्सों में हम लोग बांट के देखते हैं। संवैधानिक विकास, भाग, अनुसूचियाँ, अनुच्छेद। और उसी में अनुच्छेदों की चर्चा कर रहे थे, और अनुच्छेदों की चर्चा करते हुए हम लोग भाग 3 तक पहुँचे थे, पार्ट 3। और बताया था कि जो भाग 3 है, पार्ट 3 है, उस भाग 3 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, ये आपको बताया था कि पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित रखा गया है इनको। चारों तरफ से इसको संरक्षण दिया गया है कि किसी भी हाल में इन मौलिक अधिकारों में कोई कमी ना आ जाए, क्योंकि ये एक इंसान को स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन जीने के लिए जितने मिनिमम राइट्स होते हैं उसी को क्या कहा गया? मौलिक अधिकार। और बताया था कि 13 में कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो तो वो इस सीमा तक लागू नहीं होगा। और अगर छीना गया तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 से, और हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 से। ठीक। तो इसमें बताया था कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला वाला आपको बताया था राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का, समता का अधिकार। तो समता के अधिकार में कई सारे अनुच्छेद आपको बताए थे, जिसमें आपको बताया था 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की समक्ष समता। फिर 15 आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के खिलाफ। फिर 16 आपको बताया था कि जो सरकार आपको मौके देगी उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 17 में आपको बताया था अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। और 18 में टाइटल्स, उपाधियों का अंत किया गया था। तो ये सारे पहले मौलिक अधिकार में कुल 5 अनुच्छेद थे, 14, 15, 16, 17 और 18। इसके बाद दूसरा हमारा फंडामेंटल राइट था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में भी आपको सबसे पहले बताया था अनुच्छेद 19। और 19 में आपको बताया था कि 19A में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19(1) में। और जिसमें आपको वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता में आपको बताया था कि कई सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और उस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है युक्त युक्त निर्बंधन। युक्त युक्त निर्बंधन का मतलब है कि राज्य जरूरत पड़ने पर उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। रिस्ट्रिक्शन लगाने का मतलब है कि ये चीज़ें अल्टीमेट नहीं हो सकती। तो जहाँ सीमा तक किसी देश की एकता, अखंडता और देश की स्वतंत्रता पर या देश की संप्रभुता पर कोई बात आए तो फिर वहाँ पर उस पर लिमिट लगाई जा सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यहाँ तक आपको बता दिया था। अब दूसरा इसमें अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 लिख लीजिए। तो जो अनुच्छेद 20 बताया गया है, अनुच्छेद 20, इस 20 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है, लिख लीजिए। प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफ क्राइम, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों की दोष सिद्धि के सब के खिलाफ संरक्षण देने की जो बात कही गई है, तो इसमें दो बातें कही गई हैं कि अपराधों की दोष सिद्धि का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब क्राइम करता है, अपराध करता है, तो अपराध का जो किसी को आरोपी बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने क्राइम किया है, कोई आपके ऊपर हत्या किया किसी की, तो जब आपके साथ को आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा पहली बार कि आपने क्राइम किया है, आप इस बात को मानते हैं? अगर आपने डिनाई कर दिया कि नहीं हमने क्राइम नहीं किया, नॉट गिल्टी, तो जब आपने क्राइम नहीं किया, आपने इनकार कर दिया, तो जो आरोपी है उसकी जिम्मेदारी इसके बाद समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिसने आरोप लगाया है, प्रोसिक्यूशन वो साबित करेगा कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया। अगर वो साबित कर गया कि आपने क्राइम किया है तो आप क्रिमिनल होंगे। अगर वो साबित नहीं कर पाया तो आप अपराधी नहीं। जैसे आयरलैंड है, वहाँ पर उल्टा हिसाब किताब। आपने, आपके ऊपर आरोप लगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कि आपने क्राइम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप साबित करें कि आपने क्राइम किया है या नहीं किया। अगर आपने साबित कर दिया कि आपने क्राइम नहीं किया है तो आप स्वतंत्र हैं, नहीं साबित कर पाए तो आप क्रिमिनल। हमारे यहाँ आरोपी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी आपको आरोपों के दोष सिद्धि के संबंध में आपको क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है कि आपको, यानी सीधी भाषा में कहा जाए कि आपको खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है। कई बार जैसे आप देखते हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, जैसे बिहार के सिवान जिले का एक बहुत बड़ा कुख्यात थे बाहुबली शहाबुद्दीन। तो शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये हुआ कि
आपने सुना होगा ना, नार्को टेस्ट कराते हैं, तो नार्को टेस्ट के लिए कहा गया, शहाबुद्दीन ने मना कर दिया कि हम नार्को टेस्ट नहीं देंगे। अब उसने मना कर दिया कि हम नार्को टेस्ट नहीं देंगे तो नहीं हो सकता। जब तक आरोपी होता है ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, ये सब, जब तब तक इवन आपका डीएनए टेस्ट तब तक नहीं लिया जा सकता कि जब तक आप अपनी सहमति न दे दें। अगर आप सहमति देंगे तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि कई बार जो आरोपित होते हैं, जो अपराधी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वो बच जाते हैं, वो छूट जाते हैं, अपराधों की दोष सिद्धि उसमें नहीं हो पाती, क्योंकि कन्विक्शन का जो प्रोटेक्शन है ये सबको दिया गया, तो अपराधियों को भी मिल जाता। जैसे दिल्ली में एक केस हुआ था, प्रियदर्शनी मट्टू केस, तो उसमें जो जज था हाई कोर्ट का, उसने अपने खुद फैसले में लिख दिया था कि मुझे पता है कि इसी ने मारा है। संतोषी के ऊपर अपराध था कि मुझे पता है कि इसी ने मारा है, लड़के को हेलमेट से पीट पीट के उसने मार दिया था, कि मुझे पता है इसी ने मारा है, लेकिन कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो इसलिए कई सारे अपराधी होते हैं जो सबूतों के अभाव में या पर्याप्त सबूत नहीं मिलते वो छूट जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका में एक कहावत कही जाती है कि हमारे यहाँ के हजारों गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। कोई गुनाहगार छूट गया वो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय वो होता है कि अगर कोई मान लीजिए कि निर्दोष व्यक्ति है, वो अगर किसी आरोप में फंस गया और वो अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाया, तो फिर फंसेगा, तो फिर उसको सजा होगी बहुत बुरी। तो इसलिए हमारे यहाँ जिसके ऊपर आरोप लगता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी सारी किसकी होती है? जो आरोप लगा रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो साबित करे कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। समझ गए? तो इसमें कई बार होता है कि इसका फायदा उठा के बहुत सारे आरोपी छूट जाते हैं। अक्सर फैसलों में सुनते हो ना कि सबूतों अभाव के गवाह के अभाव में आपको बाइज्जत बरी करते हैं, कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जो निर्दोष लोग हैं वो बच जाते हैं। अब सोचिए, इतनी सुरक्षा के बावजूद पुलिस मारपीट के किसी भी से भी जो अपना गुनाह कबूल करवा लेती, कोई नहीं भी गया तो भी मारपीट के करा देते हैं, और ये भी नहीं होता तो क्या होता? तो ये आपको संरक्षण दिया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है, कोई जबरदस्ती आपसे आपके गुनाह की कबूली नहीं करा सकता, यानी आपको खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक। अब इस आर्टिकल 20 में, अनुच्छेद 20 में दो चीजें हैं। दो चीजों के होने का मतलब है कि 20 को आप ध्यान से पढ़ेंगे, 20 को आप पढ़िए, जो आपको पीडीएफ शेयर किया था उसको ध्यान से पढ़िए, 20 को डिटेल में जहां लिखा हुआ है नीचे। 20 को ध्यान से पढ़िए। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस except for violation of law in force at the time of commission act charge and as an offense, not be subjected to any penalty greater than this which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। अरे पीडीएफ शेयर किए थे, मोबाइल में होगा, तो पढ़ो, नीचे होगा 20, जो हाँ डिटेल में उसको पढ़िए। इसको पढ़िए विस्तार से। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है उसका मतलब? सेकंड वाले में किसी को एक बार से एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं मिल सकता। पहले 20 आप पढ़िए, फिर 20, 20 एक पढ़िए, फिर 2-3 बाद में पढ़िएगा। पहले 20 एक को आप समझेंगे। 20 पढ़िए ध्यान से, समझ में आ रहा है? लिखा होगा, एक व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया, या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं हो सकता जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती थी। 20 एक को ध्यान दीजिए आप पहले।
क्या लिखा है बी से? कि पहली बात तो एक फिल्मों में आप डायलॉग सुनते हो कि आरोपी तब तक अपराधी तब तक अपराधी नहीं जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता। उसको बड़े ध्यान से, इसका मतलब ये हो रहा है बी से का मतलब कि तब तक वो आरोपी नहीं है जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। और दूसरी बात कुछ समय को लेकर दिखा हुआ है, समय को लेकर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? कोई ऐसा कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, यानी उस समय कानून के बनते समय जो कानून था उसके हिसाब से उसको जो अपराध किया है उसका अगर अतिक्रमण किया है तब तो उसका वो भागी होगा। अगर उस कानून के, यानी उस समय जो क्राइम किया उस समय वो कानून नहीं था, कानून उसके बाद बना, तो फिर वो उस अपराध का भागी नहीं होगा जो कानून बाद में बना, भले ही बाद के कानून के हिसाब से वो आरोपित है। इसको कहा जाता है, कानून होता है, ये कानून की भाषा में होता है एक कहा जाता है उसको एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है कि भूत लक्ष्य का मतलब पीछे जाके। जैसे दिसंबर 2012 में आपने सुना होगा एक कांड हुआ, निर्भया कांड। तो निर्भया कांड हुआ, दिसंबर 2012 की घटना थी। उसके बाद रेप को लेके, बलात्कार को लेके बड़ा हल्ला मचा कि भाई ये गलत है, तो जो बलात्कारी के आरोपी होंगे उनको फांसी दे दी जाएगी, ऐसा कानून बनाया जाए। तो बनाया गया कानून। तो जो कानून बना वो बाद में बना। मान लीजिए कानून बना 2013 में, ठीक, क्राइम कब हुआ? 2012 में। अब जो 2013 में कानून बना तो वो 2012 के आरोपियों के लिए नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कानून बना दिए 2013 में फिर पीछे जाएंगे कि अब ये कानून लागू होगा दिसंबर 2012 से, ताकि उन पुराने आरोपियों को इस नए कानून से सजा दी जा सके। यानी कि आप पीछे जाके सजा नहीं दे सकते। यानी कानून जो बनेगा, जिस दिन कानून बना उस दिन और उसके बाद से प्रवृत्त होगा, न कि उसके पहले की तिथि से प्रवृत्त होगा। समझे? यानी आप बैक डेट में कानून बना के सजा नहीं दे सकते कि किसी खास अपराधी को सजा देने के लिए आप कहें कि कानून बदल देते हैं और वो कानून उसके पहले से लागू कर देते हैं, क्योंकि कानून 2 साल पहले का हो गया। समझ गए? हिंदी में इसको भूतलक्षी विधि या भविष्य लक्षी विधि कहा जाता है। भूतलक्षी की विधि का मतलब कि कानून बनने से पहले से उसको, मतलब समय से पहले लागू कर दिया जाए। तो हमारे यहाँ भूतलक्षी विधियां नहीं है। इसमें क्या है? करने के समय या उसके बाद। तो जिस समय आपका क्राइम हुआ उस समय उसके लिए जो सजा हो थी वही लागू होगी, न कि कोई भूतलक्षी विधि लागू होगी, या बाद में कानून बना के आपको नए सिरे से आरोपी साबित नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 20(1) में। लिख लीजिए, भूतलक्षी विधि निर्माण की व्यवस्था, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, भूतलक्षी विधि निर्माण की व्यवस्था, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। और फिर उसके नीचे लिखिए भविष्य लक्षी निर्माण की व्यवस्था, प्रो फैक्टो लॉ। ठीक, तो इसमें कौन सा टिक, जो ऊपर वाला है उसको क्या करेंगे? टिक करेंगे, क्रॉस कर देंगे? ऊपर वाले को आप काट दीजिए कि भूतलक्षी विधि हमारे यहाँ लागू नहीं है। कौन सी विधि लागू है उसको टिक कर दीजिए कि हमारे यहाँ कौन सी विधि लागू है? भविष्य विधि। समझ गए? भूतलक्षी भविष्य लक्ष्य का मतलब क्या हुआ? भूतलक्ष्य का मतलब पीछे जाके, और भविष्य लक्ष्य का मतलब आगे के लिए। ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ भूतलक्षी विधियाँ नहीं बनाई जाती क्राइम के लिए। ये सब किसके लिए बनाई जाती हैं? भविष्य लक्ष्य बनाई जाती है। ये सब 20 में कहा गया। समझ में आ गया अनुच्छेद 20 का मतलब?
तो उसके पीछे से जाके आपको कानून बना के उसके लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता, आपको दोषी आरोपित नहीं ठहराया जा सकता। और एक आरोपी तब तक आरोपी नहीं साबित हो जाता, ये फिल्मी डायलॉग है कि जब तक आरोप क्या हो जाए, सिद्ध ना हो जाए, तब तक आप उसको अपराधी नहीं मानेंगे। ठीक, चलिए अगला लिखिए 20(2). 20(2) क्या है? किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक, लिख लीजिए, एक एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। अब एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित करने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई क्राइम किया, आपने किसी की हत्या का प्रयास किया, और हत्या का प्रयास किया और हत्या के प्रयास के बाद आप भाग गए। ठीक, अब हत्या का प्रयास जो अटेम्प्ट टू मर्डर है उसकी सजा है मान लीजिए कि 7 साल है। ठीक, आप वहां से भाग गए, जाते जाते आपने कुछ सामान माल लूटपाट कर लिया, आपने डकैती डाल ली, मान ली डाका डालने की सजा 5 साल की है। फिर जाते जाते रास्ते में आपने चोरी कर ली, चोरी करने की सजा मान ली कि 2 साल है। फिर लंका चौराहे पर पॉकेटमारी करते धरे गए, तो मान लीजिए पॉकेटमारी करने की सजा 6 महीने की। ठीक, तो आपको पब्लिक ने पकड़ा, पकड़ के पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने आपका हिसाब किताब देखा तो कि आप पुराना हिस्ट्री सीटर है, आपका तो पुराना हिसाब किताब है। अब देखा गया कि आपके ऊपर हत्या करने का प्रयास 7 साल, डाका डालने का आरोप 5 साल, चोरी करने का 2 साल और 6 महीना पॉकेटमारी का। तो टोटल कितना हो गया? 7, 5, 12, 2, 14। यानी आपको कुल कितनी सजा होगी? 14.5 साल की सजा नहीं होगी, आपको सजा होगी केवल कितनी? 7 साल की। बाकी जो भी पनिशमेंट्स हैं सब वो इसी में इंक्लूडेड होंगी। यानी कि जैसे आप अगर इंग्लैंड में होते तो वहां पर आपको पूरे 14.5 साल की सजा होती। वहां पर सारी पनिशमेंट क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाते हैं। अभी पिछले साल एक आदमी को 1520 साल की सजा हो गई, अखबारों में पढ़ेंगे किसी को 180 साल की सजा होगी, किसी 250 साल की सजा होगी। वहां पर क्रिमिनल्स की सारी पनिशमेंट क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और अपने यहाँ क्या होता है कि जो मैक्सिमम है केवल वही दिया जाएगा, बाकी उसी में, यानी एक से अधिक बार सजा नहीं होगी। यानी अगर आप बड़ा क्राइम कर ले रहे हैं तो छोटा मोटा फुटकर क्राइम आप फ्री में कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट नहीं होती, अलग से दी ही नहीं जा सकती। तो इसीलिए आप देखिए हमारे यहाँ जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनका एक लेवल होता है। तो बोलते हैं ना, वो चोर है, वो डकैत, वो किडनैपर है, सबका अपना लेवल है, उससे लिए ऊपर वो नहीं जाएगा। चोर है तो वो चोरी ही करेगा, डाका नहीं डालेगा, क्योंकि वो एक चोरी करे चाहे 50, सजा कितने की होगी? एक की ही होगी। अगर उसने डकैती डाल ली, डकैती की धारा पड़ गई, तो उसकी पनिशमेंट बढ़ जाएगी, तो डाका डालेगा ही नहीं, उसने ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, जो पॉकेटमार हो पॉकेटमार ही करेगा, जितनी उसकी सजा है, एक करे चाहे 50 करे। जैसे आप सुनते हो ना फिल्मों में, एक मर्डर करे चाहे 50, सजा कितने की होगी? एक की होगी। तो इसमें सबसे ऊपर हत्यारोपित आ जाते हैं, मर्डर वाले आते हैं कि मर्डर वाले ने एक मर्डर कर दिया, अब वो फ्री हो चुका है, अब चोरी छिनैती पॉकेटमारी डकैती उसके लिए कुछ नहीं, वो मतलब उसमें पड़ेगा ही नहीं, उसको पता है कि ये सब तो हमारा फ्री वाला सिस्टम चल रहा है, वो कितना भी कर ले उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जो एक बड़ा क्रिमिनल पकड़ा गया किसी हत्या आरोपी, तो फुटकर दो चार जो किसी कोई सॉल्व नहीं हो तो उठा के उसी के ऊपर ला देंगे, 10-20 एक्स्ट्रा ला देंगे, चलो इसमें इसका भी निपट जाएगा मामला, क्योंकि उसके लिए अलग से कोई पनिशमेंट उसको होनी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए क्रिमिनल्स का जो क्या होता है वो लेवल बन जाता है, एक स्तर बन जाता है। तो चोर है, वो डकैत है, वो किडनैपर है, वो अपने लेवल पर ही रहते हैं, क्योंकि उतने की ही सजा उनको मिली, एक करे चाहे 50 पनिशमेंट उतने की ही मिलेगी। समझ गए? तो यानी आपको एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। क्लियर? तो इसीलिए आप देखिए किसी को हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। और जबकि यूरोपियन कंट्रीज में आप देखें, इंग्लैंड में खासतौर पर सब जुड़ता जाता है, 1300 साल की सज़ा, 1500 साल की सज़ा, 150 साल की सज़ा, वहाँ पर सारी पनिशमेंट क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ठीक, तो ये बात किस में कहा गया है? अनुच्छेद 20(2). इसके बाद 20(3) है। 20(3) में वही है कि जो आपको सबसे पहले बात समझाया था कि 20(3) पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। 20 ब्रैकेट में 3। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के बाद नहीं किया जाता।
ठीक है। यानी आपको खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए, यानी आपको खुद के खिलाफ कोई टेस्ट देना है या कोई गवाही देने के लिए आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 20(3) में। लिख लीजिए 20(3). तो 20 में 3 चीजें आपने देखी, 20(1), 20(2) और 20(3). ठीक। यानी कि आप खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं कि आप साक्ष्य दीजिए चाहे न दीजिए। इवन डीएनए टेस्ट भी आपसे तभी लिया जाएगा कि जब आप उसको देने के लिए सहमत हों। अगर आपने सहमति मना कर दी कि नहीं हम इस टेस्ट को देने के लिए सहमत नहीं हैं, तो फिर आपसे वो टेस्ट नहीं कराया जा सकता। ठीक। तो ये व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। ये व्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता है कि आपका अधिकार है कि भाई आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। आप सोचिए इतनी स्वतंत्रता होने के बावजूद कि पुलिस किसी को पकड़ लेती है, जबरदस्ती मारपीट करके उससे जो है कि गुनाह कबूल करवा लिया जाता। अब ये भी ना होता तो क्या होता? ये इसीलिए किया गया है कि देश गरीब लोगों का देश है, लोगों को पता नहीं है, कानूनों की जानकारी नहीं है, तो फिर लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बड़े अपराधी खुलेआम इन चीज़ों से बच जाते हैं, लेकिन गरीब लोग तो नहीं फंसेंगे, कम से कम वो भी बचेंगे इससे। तो वही है कि गुनाहगार भले ही छूट जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जुडिशरी में एक कहावत कही जाती है और इसी के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। समझ गए अनुच्छेद 20? चलिए अब आ जाइए, अगला अनुच्छेद है 21, आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21। अब अनुच्छेद 21 क्या है? आर्टिकल 21। लीजिए, हो गया। तो 21 में क्या कहा गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब आपको स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। ये आपके सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? जीवन से जुड़ा हुआ। अब इसमें लिख लीजिए, किसी व्यक्ति को नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, पहला लाइन यही लिखा होगा उसमें 20 में, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। ठीक। अब ये जो अनुच्छेद 21 है, ये आपके जीवन की स्वतंत्रता है। लाइफ, जीवन, एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसका जीवन। जीवन है तो सब कुछ। तो इसलिए जो अनुच्छेद 21 है, ये आपको सबसे ज्यादा महत्व देता है, जीवन को महत्व देता है, क्योंकि जीवन से बढ़ के कुछ नहीं। आपको लगता है कि जिंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत सारी समस्याएं, 75 पंचायत है, अभी एक भूकंप का झटका आ जाए, अब भगदड़ मचे और आपका घर टूट जाए, आपका मोबाइल टूट जाए, आपकी गाड़ी टूट जाए, बस आप जिंदा बच जाए, तो आप बहुत खुश होंगे, या भगवान बच गए, जिंदा है, वाह। आप क्या चाहिए? 2-4 दिन तो आपको कोई दुख दर्द सुनाइए दिखाई नहीं देगा कि जिंदा है क्या कम है? समझ गए? अभी तो लगता है मोबाइल टूट गया, बड़ा सर दर्द है, नौकरी नहीं लग रही है, तो घर टूट गया, तो गाड़ी टूट गई, 75 दिक्कत है। ये दिक्कत आपके जीवन से बढ़ के कुछ नहीं। जिस दिन जान बच जाएगी ना, तो उस दिन 2-4 दिन आपको कोई दिक्कत समझे में नहीं आएगा, आप उससे बहुत ऊपर उठेंगे। क्या है, जीतना है, इससे क्या कम? धन्यवाद देंगे ऊपर वाले को, वाह क्या जिंदगी दी, मजा आ गया। समझ गए? तो सबसे जरूरी जीवन है, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है आपके लिए। जिंदा है इतना बहुत है। तो इसीलिए, क्योंकि ये सबसे जरूरी है इंसान के लिए जिंदा रहना, इसीलिए इस अनुच्छेद 21 को सबसे ज्यादा खींचा ताना गया है। सबसे ज्यादा केस मुकदमा जो हुए हैं
सबसे ज़्यादा जो व्याख्याएं हुई हैं, सबसे ज़्यादा जो एक्सटेंशन है, ये इसी 21 का है। 21 को सबसे ज़्यादा खींचा गया है, क्योंकि ये सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, लाइफ से। ठीक। अब इस जीवन की स्वतंत्रता, यानी आपको जिंदा रहने का अधिकार, यानी जीवन जीने का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। अगर आपके जीवन जीने के अधिकार को कोई छीन ले, आपको मार डाले, आपकी हत्या कर दे, तो फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो फिर तो ऊपर के कोर्ट पहुंच जाओगे। ठीक। खैर, अब देखिए, अब इसकी व्याख्या कैसे होती है कि पहली बात तो प्राण यानी जीवन, और दूसरी चीज है दैहिक स्वतंत्रता। ये दो चीजें हैं, पहली बात तो जीवन और दूसरा दैहिक स्वतंत्रता। जीवन का मतलब आप जिंदा रहे, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप जिंदा रहे। तो आपको इस अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इस जीवन जीने के अधिकार में केवल जीवन जीने का अधिकार दिया गया। आपको बताया था कोई भी अधिकार पूरा तब होगा कि जब उस अधिकार को छोड़ने का अधिकार आपको मिले। जैसे बताया ना, घर वाले मारे पीटे, पूछे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, अब तुम्हारी इच्छा, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन न पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो ये जो मौलिक अधिकार है, ये 21, ये आधा है। ये आपको केवल जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। पता है कि भारत का नागरिक मौलिक अधिकार चाहे तो उसका त्याग नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका का नागरिक त्याग कर सकता। तो आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया, तो केवल जीवन जीने का अधिकार दिया गया, उसको त्यागने का अधिकार नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ जो सुसाइड है, आत्महत्या है, आत्महत्या अपने आप में क्या माना जाता है, क्राइम माना जाता है। तो आत्महत्या अपने आप में क्राइम इसीलिए है कि आर्टिकल 21 आपको स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, मरने का अधिकार नहीं देता। इसीलिए सुसाइड अपने आप में क्राइम माना जाता है। और सुसाइड हमारे आईपीसी का इकलौता ऐसा क्राइम है, इकलौता ऐसा अपराध है जिसमें अपराधी को पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, अपराधी को सजा नहीं हो सकती। क्योंकि अगर अपराध एग्जीक्यूट हो गया तो फिर किसको पनिशमेंट देंगे, वो तो गया। और अपराध अगर नहीं हुआ, तो जब अपराधी नहीं हुआ तो सजा किस बात की। जैसे हम लोग का एक दोस्त था, मेडिकल फर्म में काम करता था, बड़ा लंबा चौड़ा, एकदम अट्टा कट्टा मोटा सा। तो वो अपने, वो मेडिकल में एमआर होते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसी में था बहुत साल पहले। तो उसको जीवन से बिल्कुल उब गया, उसको लगा कि अब जीवन पूरा हो गया। तो उसने क्या किया, वहीं सिद्धगिरी बाग है ना, उधर आप देखेंगे तो उधर ही सोनिया एक जगह है, तो वहीं पर अपना रूम लेके रहता था, वैसे में अपना फंदा लगाया, फांसी चढ़ गया। तो हम लोग भी उधर थे, खबर लगी कि भाई सुसाइड कर लिया, सब पहुंचे, भागे भागे, खिड़की से देखा गया कि शरीर टंगी हुई है। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया डर के मारे। फिर पुलिस वालों को पता चला कि सुसाइड कर लिया। तो पुलिस वाले जब समझ जाते कि सुसाइड हो गया, तो उसे बहुत लोड नहीं लेते कि मर ही गया है, तो सुसाइड के केस में कुछ मिलना जुलना नहीं है, तो वो सब भी आराम से 1 घंटे बाद आए। किसी लक्ष्य थाना 5 मिनट का रास्ता, वो सब भी 1 घंटे बाद आए, कोई बात नहीं। अब 1 डेढ़ घंटे में लाश सामने देख लीजिए, हालत खराब हो जाती, डर के मारे हालत खराब हो रही थी हम लोगों की। फिर पुलिस वाले आए, आराम से दरवाज़ा तोड़े, दरवाज़ा तोड़ के शरीर उतारे, तो पता चला वो मरा ही नहीं, बेहोश हो गया था। गर्दन इतनी मोटी थी, वो टूटी ही, बेहोश हो गया। अब सोचिए, जितना अफसोस उसके मरने का नहीं हुआ, उससे ज़्यादा अफसोस हुआ कि बच कैसे गया। क्योंकि 1 डेढ़ घंटे का समय डर लगता है। आप लाश देख लीजिए, हालत खराब हो जाती है कि नहीं होता है कि पुलिस आएगी, ये होगा वो होगा, घर वाले रो पीट रहे हैं, उसी में अजीब अजीब सा डर लगता है। और उतनी डर और दहशत के बावजूद वो मरा ही नहीं। तो ये हुआ कि इसको ले जाइए पुलिस वाले, कुछ इसका कुछ मुकदमा किया जाए। बोला यार मुकदमा इसका नहीं हो सकता, काहे नहीं हो सकता, बोले मरा ही नहीं। केस तब होता जब ये मर जाता तो मुकदमा दायर किया जाता। बोला यार फिर भी ले जाओ, 2 4 झापड़ मारो, 2 4 दिन रखो इसको थाने में, ऐसा कितना खतरनाक काम कर रहा है। तो बोला इसको क्या सजा दी, सबसे बड़ी सजा क्या है, मौत, वो भी इसको नहीं मिल रही। अब कोई इसको क्या सजा दे? मौत तो ये खुद मांग रहा है, सबसे बड़ी सजा तो ये खुद ले रहा है, वो भी इसको नहीं आ रही। अब कोई इसको सजा नहीं दे सकता, छोड़ दे, सब जो मर भी नहीं सकता उसको क्या कोई पनिशमेंट देगा। तो कोई केस नहीं, कोई बोले मर जाते तब केस हो जाता, तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती, भले ही निस्तारण होता, लेकिन उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाती। तो आप स्वतंत्रता पूर्वक केवल जीवन जी सकते हैं, मर नहीं सकते, मरने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे यहाँ जो आपने सुना होगा एक केस आता है इच्छा मृत्यु का, यूथनेशिया होता है। तो इच्छा मृत्यु की बड़ी बहस होती है कि इच्छा मृत्यु दिया जाए या न दिया जाए। जैसे एक केस हुआ था कलकत्ता में, एक नर्स थी, अरुणा शानबाग का मामला था। तो उनका हॉस्पिटल में ही रेप हुआ था, और उसके बाद वो कोमा में चली गई, और 38 साल तक बेड पर पड़ी रही।
न वो कुछ बोल सकती थी न सुन सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल में थे तो हॉस्पिटल वाले ड्रिप उप लगा के बस जिंदा रखे थे, न कोई इशारा कर रही थी, बस जिंदा थी। ड्रिप के जरिए उसको खाना पीना सब दिया जा रहा था, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब एक जगह शरीर पड़े देखे, पड़े पड़े नहीं, पीठ में छाले पड़ जाएंगे, घाव बनने लगते थे। तो फिर कल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने 38 साल हो गए, कोई ठीक होने की संभावना नहीं, तो डॉक्टर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी कि 38 साल से बिस्तर पे है, इनके ठीक होने की संभावना नहीं, इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, इनको इथोनेशिया जिसको कहा जाता है वो दे दिया जाए। तो ये कहा जरूर गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दो आधारों पर मना किया गया। पहली बात तो ये कहा गया कि जब ये कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ इशारा नहीं कर सकते, तो आपको कैसे पता चला कि ये मरना चाहती? कुछ कहा इन्होंने कि मरना चाहते हैं? बोले ऐसा तो कुछ नहीं, इशारा हुआ। बोले फिर तो एक तो इनका कोई इंटेंशन नहीं लग रहा है मरने का। दूसरा कि क्या 100% इस बात की गारंटी है कि अब ये ठीक नहीं हो सकती? बोले वैसा कोई थोड़े डॉक्टर बताएगा ठीक नहीं होने होंगे, इसकी पूरी गारंटी। तो बोले जब इस बात की गारंटी नहीं है तो फिर आपको कैसे दी जा सकती है? और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा की मृत्यु को मना कर दिया। हालांकि कुछ दिन बाद उनकी मौत हो भी गई, 20 साल बाद। लेकिन फिर बाद में कई सारे केसेस आए, तो उस कई सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ठीक है, इच्छा मृत्यु दी जाएगी, लेकिन एक्टिव केस में नहीं, पैसिव। पैसिव यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो किसी असाध्य रोग से ग्रसित है, यानी कोई भयानक बीमारी उसको हुई है, और वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर पड़ा हुआ नहीं होता, वेंटिलेटर है, मशीनें लगी हुई हैं, और डॉक्टर ने कह दिया कि अगर वेंटिलेटर या वो मशीन हटा दी जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। वो भी बहुत रेयरेस्ट केस में, तब उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। एक्टिवली कोई है और वो कहे कि हमको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो दे दिया जाए तो फिर क्या होगा? हमारे समाज के बूढ़े लोग एक दिन में समाप्त हो जाएंगे, खासतौर पर वो बुजुर्ग जिनके संतानें नहीं हैं। बहुत सारे होते हैं ना बूढ़े लोग जिनके अपने बच्चे नहीं है, बेटे नहीं, खासतौर पर कई सारे ऐसे होते हैं जिनके बेटे नहीं हैं, केवल बेटियां ही हैं, शादी हो चुकी है। तो अब भाई भतीजे इंतजार करते रहते हैं कि वो मरे तो फिर उनकी जमीन और खेत और प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। तो पता चला कि यूथनेशिया केस आने लगेगा, भैया हम खत्म कर दिए, उम्र हो गई, अब इनको निकलना चाहिए, अब इनका सब दे दिया जाए। एक दिन का समय दे दिया तो बुढ़ों की तो पूरी एक पीढ़ी खत्म कर देंगे सब। इतने लालची लोग हैं जमीन के, संपत्ति के, मकान के, कि मारने में देर नहीं लगाएंगे, तो मौका लोग तलाशते हैं। ठीक। तो इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा है कि इच्छा मृत्यु भारत जैसे देश में तो नहीं हो सकता, ये डेवलप्ड कंट्रीज में होता है कि जहाँ पर जनसंख्या कम है या लोगों के अंदर इस तरीके का लालच नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा किसका है? बुजुर्गों का है, और उन बुजुर्ग का जिनके बच्चे नहीं, संतानें अपनी नहीं है, या फिर अपने बेटे नहीं, खाली बेटियां हैं। तो उनके भाई भतीजे मांगने लगेंगे इच्छा मृत्यु दे दी जाए, इनको खत्म कर दिया जाए। समझ गए? तो इसीलिए इच्छा मृत्यु की परमिशन हमारे यहाँ नहीं दी गई। बहुत रेयरेस्ट केस में किसको दे दिया गया? पैसिव इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हो सकती है, लेकिन उस पर भी बड़े खोजबीन के बाद। ठीक। तो ये तो थी प्राण की बात। अब दूसरी बात है इसमें दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि आप फिजिकली फ्री हो। फिजिकली फ्री होने का मतलब कि आपको बेड़ियों से जकड़ के नहीं रखा जाएगा, आपको जंजीरों से बांध के नहीं रखा जाएगा, पिंजरे में कैद करके नहीं रखा जाएगा। जैसे नहीं जानवर होते हैं तो बांध के रखते हैं या पिंजरे में कैद करके, भाई इंसान तो इंसान बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा। तो इसी से आपको बेड़ियों से मुक्ति मिलती है, आपको जंजीरों से जकड़ के नहीं रखा जाएगा, आपको जंजीरों से बांध के पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान के लिए क्या है? स्वतंत्रता जरूरी है। तो केवल प्राण ही नहीं, दैहिक स्वतंत्रता का भी अधिकार देता है आपको कौन सा अनुच्छेद? 21। और इसी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कहा गया है कि आपको लाइफ ही नहीं, एक डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि 2005 में एक केस हुआ था कि इंदौर में एक अपराधी का इनकाउंटर हुआ, और इनकाउंटर के बाद पुलिस ने उस अपराधी की लाश को चौराहे पर टांग दिया था, एसपी ने, 24 घंटे के लिए। क्राइम वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो 24 घंटे के लिए उसकी लाश को बीच चौराहे पर टांगा गया कि बाकी के अपराधी देखेंगे और डरेंगे और दोबारा को वैसा क्राइम करने की हिम्मत न करें। ठीक। तो इसी अनुच्छेद 21 से खत्म उस पर केस किया गया कि क्या इंसान मर गया तो उसकी डिग्निटी खत्म हो गई, उसकी गरिमा खत्म हो गई, उसकी लाश को ऐसे चौराहे पर कैसे टांगा जा सकता? तो जानवर होता है ना, मुर्गा काट के टांग देते हैं, बकरा काट के टांग देते हैं,
आप इंसान की लाश को तान दे रहे हैं। तो इसको भी सही माना गया, इसकी को सस्पेंड किया गया, जुर्माना लगाया गया और कहा गया कि जीवित व्यक्ति ही नहीं, अगर वो मृत भी हो चुका है तो उसकी भी एक मानवीय गरिमा, एक ह्यूमन डिग्निटी, और उससे भी सम्मानपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जो लावारिस लाशें कभी मिलती हैं तो उनका भी अंतिम संस्कार सरकार कराती है, और सम्मानपूर्ण विधि से। अपराधी भी है तो उसका भी अंतिम संस्कार क्या होगा, सम्मानित तरीके से किया जाएगा कि भाई इंसान है, जानवर तो है नहीं कि आप कहीं भी फेंक देंगे, कहीं भी गाड़ देंगे। इवन कोई आतंकवादी भी, तो उसकी भी अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार क्या होगा, सम्मानपूर्ण तरीके से किया जाएगा। नहीं लाश घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, ये नहीं होगा, अच्छा व्यवहार किया जाएगा। ठीक। तो स्वतंत्रता की व्याख्या, इस अनुच्छेद 21 की व्याख्या बहुत ज़्यादा की गई। किस मानवीय जीवन और प्राण और जीवन की जो स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। अब इसी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कि आप फिजिकली फ्री हो, तो फिजिकली आप फ्री कब होंगे, जब आप मेंटली फ्री हो। मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होने चाहिए। मानसिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब कि बहुत पहले जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में हमारे किसान पढ़े लिखे नहीं होते थे, जमींदार साहूकार कहीं भी अंगूठा लगवा लेते थे, उनकी ज़मीनें छीन लेते थे, मकान छीन लेते थे। जैसे एक पिक्चर आई थी मदर इंडिया, आप लोग देखें? तो मदर इंडिया सुनील दत्त के ज़माने की पिक्चर है। तो उसमें वो साहूकार रहते हैं, लाला लाला शोषण करते रहते हैं, वो घर जमीन बर्तन सब रख लेते हैं। फिर बड़ी मेहनत से वो एक है ना कि संघर्ष करते हैं, वो दोनों बेटे जो है वो बैल की तरीके से माँ हल चला रही है, तो किसी तरीके से खेती बाड़ी वो लोग करते हैं, वो खेती बाड़ी करके गेहूं पैदा करते हैं, अनाज पैदा करते हैं। जब अनाज हो जाता है तो लाला आता है अपना हिस्सा लेने के लिए, आधा अनाज हमारा खाली ब्याज के रूप में जाएगा। तो सुनील दत्त तब तक बड़ा हो जाता है, पहले होता ना गाना गाते गाते बच्चे बड़े हो जाते थे, तो हीरो बड़ा हो जाता। तो वो जो अनाज इकट्ठा हुआ था उस पर वो लेट गया कि लाला इस बार तुमको अनाज नहीं लेके जाने देंगे। बोला काहे नहीं लेके जाने दोगे भाई, हर साल लेके जाते हैं तो इस बार भी लेके जाएंगे। तो बोला कि नहीं, पहले हिसाब किताब दिखाओ, इतने सालों से ब्याज वसूल रहे हो, तुम्हारा अभी खत्म नहीं हुआ हिसाब किताब। तो उसने कहा यार इतने साल से कोई हिसाब किताब तुम्हारा बाप दादा नहीं मांगे, तुम कहा हिसाब किताब मांग रहे? बोले नहीं लाला, हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो लाठी वाठी लेके वही गुंडा बन जाता है आदमी, बड़ा हो गया था, धमकी दिया। तो फिर जब बहुत ज़्यादा उसने, हीरो ने प्रेशर बनाया, सुनील दत्त ने प्रेशर बनाया, तो लाला कहते ठीक है भाई हिसाब किताब कर देते हैं तुम्हारा। तो अपना पूरा वो लंबा वाला हिसाब किताब की पोथी लेके आया, बोले लो भाई पढ़ लो। अब उसको पढ़ना आएगा तब तो पढ़ेगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं आता था। फिर गांव पूरी भीड़ इकट्ठा थी, पूरे गांव के लोगों के पास ले गया, भाई कोई पढ़ के बता दो क्या हिसाब किताब लिखा हुआ है, ताकि हमारा अनाज ना लेके जा सके लाला। पूरे गांव में किसी को पढ़ना ही नहीं आता था, वो लेके घूमता रहा बेचारा हिसाब की, कोई तो पढ़ के बता दो क्या लिखा है। किसी को, पूरे गांव को नहीं पढ़ना आता था। लाला ने कहा हो गया तुम लोग की मन वाली, अब चलो अनाज उठवाओ रखो, हो गया। तो ये हमारे देश की दशा थी। तो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो मेंटली उनको टॉर्चर किया जाता, उनको दबाव बनाया जाता था, उनको गुलाम बना के रखा जाता था। तो इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी स्वतंत्र हो। और मानसिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए उसका शिक्षित होना जरूरी है, एजुकेटेड। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति जो होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा, तो वो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करेगा, तर्क करेगा कि भाई ये गलत है, ये सही है। उसको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, तो फिर वो क्या करेगा, लड़ाई लड़ेगा और उसको उसके अधिकार मिलेंगे। तो इसीलिए कहा कि स्वतंत्रता का मतलब, स्वतंत्रता केवल शारीरिक ही नहीं, कैसी होनी चाहिए, मानसिक भी होनी चाहिए। और मानसिक स्वतंत्रता के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, शिक्षित होना आवश्यक है। तो इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार में आपको शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 21A लिखिए, 21A, अनुच्छेद 21A। तो ये जो अनुच्छेद 21A है, 21A है, तो 21A पहले लिख लीजिए। 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट 2002, 86वें संशोधन 2002 से जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट 2002।
86वें संशोधन 2002। क्या जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो जो शिक्षा का अधिकार है, ये व्यक्ति का क्या है? बच्चे का मौलिक अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। कितने से कितने साल? 6 से 14 साल, फ्रॉम 6 टू 14 ईयर्स। 6 से 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाएगी? निःशुल्क। कि आपको प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाएगी? निःशुल्क, फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाए, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 21A। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, ये किस टाइप का अधिकार है? ये शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है आपका? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता में भी कैसी स्वतंत्रता? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्योंकि फिजिकली तब आप फ्री होंगे जब आप मेंटली फ्री हो, मेंटली फ्री तब होंगे जब आप शिक्षित होंगे। समझ गए? जैसे अभी आगे का आएगा, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आगे दिया हुआ है। तो गलती से पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार है, सब लिख लगा देते हैं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये शिक्षा संस्कृति का अधिकार नहीं। शिक्षा आपको स्वतंत्र बनाती है, एजुकेशन आपको क्या बनाता है? फ्री बनाता है। जब आप शिक्षित होंगे तभी आप फ्री हो सकते हैं। तो शिक्षा ही आपके अंदर क्या लाएगी? स्वतंत्रता लाएगी। जैसे हिस्ट्री में हम लोग फ्रीडम मूवमेंट में पढ़ते हैं कि जब अंग्रेजों से बंगालियों का संपर्क हुआ, वो लोग पढ़े लिखे एजुकेट हुए, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, यूरोपीय शिक्षा का प्रभाव बढ़ा, तब लोगों के अंदर, बंगालियों के अंदर, पढ़े लिखे बंगाली बाबुओं के अंदर स्वतंत्रता की भावना प्रबल होती। तो स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान पढ़े लिखे लोगों का था। निचले लोगों ने का शुरुआत नहीं की। शुरुआत किसने की? हाई क्लास एडुकेटेड पीपुल, शिक्षित वर्ग के लोगों ने शुरुआत। क्योंकि जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तब उनके अंदर स्वतंत्रता की भावना आई। समझ गए? तो शिक्षा आपको क्या बनाती है? स्वतंत्र बनाती है। समझ गए? तो इसीलिए मौलिक अधिकारों में अगर पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार कैसा है, क्या रही है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता में भी कौन सी स्वतंत्रता? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता में भी, दैहिक स्वतंत्रता तब होगी भाई, फिजिकली आप फ्री तब होंगे जब मेंटली फ्री होंगे। मेंटली फ्री होने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है कि कोई मानसिक रूप से भी आप पर दबाव न बना सके। तो बताया कि ये जो 21 है, इस 21 का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? जीवन से। और जीवन के लिए सब कुछ जरूरी है। जीवन के लिए साफ हवा जरूरी है। साफ हवा में, स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार आपका क्या है? मौलिक अधिकार। किस अनुच्छेद से? 21। आपको स्वतंत्र होने के लिए आपकी निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, कि आप अपनी निजता का ध्यान रखें। अगर कोई आपके कमरे में झांक रहा है तो आप स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। लगे ना कि यार कायदे से बैठे फिर आप, तो आप स्वतंत्र नहीं है। कोई आपके ऊपर लगातार नजर रखे हुए। आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो, आपकी फोन कोई सुन रहा है, तो क्या आप फ्रीली बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो आपकी स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण किया जाता है। हालांकि ये होता है क्योंकि सुरक्षा कारणों से, इंटेलिजेंस के रीजन से आपकी बातें भी सुनी जा सकती हैं या सुनी जाती हैं। ना बोलते ना कि मैसेज भेज रहे हैं, वो कोई पढ़ता नहीं, सब पढ़ा जा सकता है। आपकी सारी बातें सुनी जा सकती हैं। इवन जो मैसेज आप डिलीट कर देते हैं वो भी रिकवर हो सकते हैं, सब हो जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। यानी इवन आपके मोबाइल का कलर क्या है ये भी एक कॉल सेंटर वाला बता देगा कि कौन से कलर का, कौन सा डिजाइन का आपका मोबाइल है, किस मोबाइल से आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, सब सुना जा सकता है। एक हम लोग का दोस्त काम करता था दिल्ली में, वो गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम करता था। तो फ़ोन किए, कॉल किया, बोला रुको, अच्छा दूसरे नंबर से कॉल करता है। दूसरे नंबर से कॉल किया, बोला क्या भाई सेट बदल लिया अपना? बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले कैसे नहीं पता चल सकता, यहाँ बैठे हैं हम लोग कॉल सेंटर में, इसीलिए तो बैठे हुए, सब पता चल जाता है। कौन सा मोबाइल सेट से आप बात करें, किस कलर का है, इवन ये भी बता सकते हैं।
तो पूरी नज़र होती है। ठीक, तो आप बड़े गलतफहमी रहते हैं, हालांकि बाद में डिलीट कर दिया जाता है। तो इसीलिए जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, या जो आपने सुना होगा ना कि पेगासस का मुद्दा आया था, राहुल गांधी बहुत उठा रहे थे, तो जजों की बात, बड़े लीडर्स को हैक करते हैं ये लोग। पॉलिटिक्स में ये सब ज़्यादा होता है। इंटेलिजेंस के रीजन से भी किया जाता है, कि सुरक्षा कारणों से भी जो आतंकवादी आते हैं ना, टेररिस्ट आते हैं, या जो उनको फंडिंग, तो उस पर नज़र ऐसे ही रखी जाती है, फ़ोन टैपिंग करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन करते हैं फिर। खैर, अगर ये करते हैं तो आपके कौन से अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? 21। तो इसी अनुच्छेद 21 आपको देता है प्राइवेसी, निजता का अधिकार। तो निजता का अधिकार भी आपका क्या है? मौलिक अधिकार। क्योंकि प्राइवेसी आपको क्या बनाएगी? स्वतंत्र बनाएगी, आप स्वतंत्र हैं। ठीक, तो इसको जितना खींचा गया है, इतना खींचा गया है कि मतलब हर चीज में इसकी व्याख्या हुई है। जैसे एक बार 4 जून 2011 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव आमरण अनशन कर रहे थे, वो हड़ताल कर रहे थे। तो पहले लोगों ने पुलिस से समझाने की कोशिश की, बाबा रामदेव नहीं माने। तो जब बाबा रामदेव नहीं माने, तो फिर रात में पुलिस ने लाइट काटी 12 बजे, और फिर लाठीचार्ज कर दिया। तो उसी में भागदौड़ मची, बाबा रामदेव को भी भागना पड़ा। एक महिला की मौत हो गई, कई लोगों की तबीयत खराब हो गई उसमें। तो जब एक महिला, राजबाला नाम की महिला थी, उसकी मृत्यु हो गई। तो इसी अनुच्छेद 21 से केस किया गया कि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना था तो दिन में लेते, रात में पुलिस ने एक्शन लिया, जिसकी वजह से भगदड़ मची, एक महिला की मौत हो गई और कई लोगों की जान जाने का खतरा हो गया। तो इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया, उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगाया गया कि पुलिस को एक्शन लेना था तो दिन में लेना चाहिए था, रात में एक्शन लेके गलत किया गया। क्योंकि रात में पुलिस ने एक्शन लिया, उस समय लोग चैन से सो रहे थे, और स्वतंत्रतापूर्वक चैन से सोने का अधिकार भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उससे वंचित नहीं किया जा सकता। जुर्माना लगाया गया। तो अभी कमरे के बाहर लिख के टांग सकते हैं कि अभी हम स्वतंत्रतापूर्वक चैन से सो रहे हैं। और अगर कोई जगाया तो सीधे नोटिस कहाँ से आएगी? सुप्रीम कोर्ट से। तो फिर आपके घर वाले बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठा हुआ है आपका। खैर, तो ये व्याख्याएं होती हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं। अब इसकी व्याख्या जितनी हो जाए, हमारे यहाँ तो फिर भी कुछ गनीमत है। अमेरिका वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इस पर केसेस होते हैं, कि जैसे, क्योंकि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट वहीं से उठाया गया, कि वहाँ पर एक कैलिफोर्निया का एक केस था कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एक महिला काम करती थी। तो जिस ऑफिस में वो काम करती थी, तो 8 घंटे उसको बैठ के काम करने होते थे। तो ऑफिस की जो कुर्सियाँ थी, वो एग्रोनॉमिकली डिजाइंड नहीं थी। एग्रोनॉमी आपने सुनी है, जो शरीर विज्ञान होता है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से जो डिजाइंड चेयर होते हैं ना, तो उसी को एग्रोनॉमिकली डिजाइंड कहा जाता है। तो ऑफिस की कुर्सियाँ जो है डिजाइन नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी पीठ में दर्द हुआ। और जब हॉस्पिटल में उसने दिखाया तो पता चला कि उसकी पीठ में कैंसर का खतरा उत्पन्न हो रहा था, कैंसर डेवलप हो रहा था। तो उसने केस किया कि ऑफिस की खराब कुर्सियों की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में कैंसर का खतरा उत्पन्न हुआ। कंपनी के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया, $10 लाख का जुर्माना लगाया गया, और कंपनी ने जुर्माना भरा। तो आप भी केस कर सकते हैं कि यहाँ की खराब टेबल, जिस पर हमको 2-2 घंटा बिठाया जाता है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी में कैंसर का खतरा है, तो पता चला 2,000 रुपया फीस दे रहे हैं और 2 लाख रुपया जुर्माना वसूल है। ठीक, तो ये सारे जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, सारी जो व्याख्याएं होती हैं, ये सब 21 से हमारे यहाँ की जाती हैं। तो ये आपको असीमित स्वतंत्रता देता है। अब इसकी व्याख्या कितनी हो सकती है? ठीक, तो जितना आप इसको एक्सप्लेन करेंगे उतना है। बताए ना कि ये सबसे अधिक खींचा गया, तो हमारे संविधान में कोई अगर सबसे अधिक खींचा गया अनुच्छेद, तो कौन सा खींचा गया? तो इसमें साफ हवा में सांस लेने का अधिकार हो, चाहे आपको निजता का अधिकार हो, चाहे फोन टैपिंग के अगेंस्ट आपको राइट दिया जाता, ये सब आपका क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसमें दो चार चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन फ्री, राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार। तो बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं इस 21 में। शिक्षा का अधिकार एक ही है, अभी प्राइवेसी वगैरह सिर्फ अलग से है। ये 20 में ही है, अरे सॉरी 21 में। इसमें हम्म।
राइट टू शेल्टर, आश्रय का अधिकार। शेल्टर का मतलब होता है कि छत हो आपके सर पर, तो आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर। राइट टू डाई, मरने का अधिकार। राइट टू एजुकेशन। इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जिसको, हाँ, इसको कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ का मतलब है कि जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु होती है, आप उसे पढ़ेंगे, अगले पेज पर लिखा होगा सारा, इसमें कौन कौन से केस में सब है, लेकिन ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, ये सब लॉ वालों को पढ़ाया जाता है। कि जैसे अमानवीय व्यवहार है मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा में संरक्षण, ये डीके बसु था, कि इसमें था कि किसी प्रकार का उत्पीड़न या क्रूर अमानवीय व्यवहार, चाहे वह जांच के दौरान हो या अन्य स्थान पर, ये 21 का क्या माना जाएगा, अतिक्रमण माना जाएगा। ठीक है, तो ये सब जीने का अधिकार, मरने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, टेलीफोन टैपिंग, ये सब इसी में आ जाएगा। जीविकोपार्जन का अधिकार, ठीक है, विवाह करने का अधिकार, ये सब क्या है आपका, स्वतंत्रता है आपकी कि आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में दी गई हैं, 21 में दी गई। तो इसीलिए बताइए कि 21 जो हमारा अनुच्छेद है, इसकी व्याख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया है, और ये हर जगह काम आता है। जहाँ कुछ नहीं समझ में आया, सीधे सीधे आप सीधे कहाँ चले जाएंगे, 21 में चले जाएंगे, 21 में, क्योंकि ये आपको स्वतंत्र बनाता है, आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसको पर्सनल लिबर्टी आप कहते हैं, ये उसका अधिकार है। ठीक, तो जितनी भी चीज़ें आए कि साफ पानी पीने का अधिकार है, तो अब तो बिजली का अधिकार है। अब जैसे केरल सरकार ने कह दिया कि भाई इंटरनेट का अधिकार भी क्या होगा, मौलिक अधिकार हो सकता है, तो वो भी आप कर दीजिए। तो जो भी चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, बहुत आवश्यक है, जिनके बिना जीवन अब संभव नहीं, वो सारी चीज़ें इसी 21 से आपका क्या बनता है, फंडामेंटल राइट बनता है, मौलिक अधिकार बनता है। समझ गए, तो इसीलिए इस 21 की व्याख्या क्या की गई है, बहुत ज़्यादा की गई। और अधिकार हमारे यहाँ ढेर सारे, लेकिन सारे अधिकार उन्हीं के लिए होते हैं जो अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, अवेयर। अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, तो अधिकार आपके लिए है ही नहीं, आप पढ़े ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि आपके अधिकार क्या क्या है। ठीक, तो सारे अधिकार किसके लिए हैं, जो अपने अधिकारों के लिए अवेयर है, जागरूक है, जो अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। जो लड़ेगा ही नहीं, उसे पता ही नहीं। जैसे बहुत सारे छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं, छोटे मोटे क्राइम करते हैं, पूरी ज़िंदगी जेलों में गुजार देते हैं। बड़े सारे बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, बड़े बड़े क्राइम किए हैं, लेकिन खुलेआम जेलों के बाहर घूम रहे हैं। क्यों जेलों के बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों का पता है, उसका वो इस्तेमाल करते हैं। जब उनका इस्तेमाल करेंगे तो उनको मिलेगा, नहीं इस्तेमाल करेंगे नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, तो नेता हमारे जेल में जाते थे, जेल से बैठ के किताबें लिखते हैं, जेल में बैठ के राजनीतिक पार्टियां बनाते थे, जेल में बैठ के करते थे। बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं होती थी, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती थी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे। वो जेल जाने से पहले पूरा जेल मैनुअल पढ़ के जाते थे कि जेल में एक कैदी को क्या क्या मिलना चाहिए, और वो कौन कौन दिला सकता है, अगर नहीं मिला तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी डिटेल लेके जाते थे। अब अगर उनको सही समय पर सही बिस्तर नहीं मिला, तो कहाँ चिट्ठी लिखनी है ये पता है जेलर के खिलाफ, जेलर सस्पेंड करा देंगे। भोजन में ये मिलना चाहिए, इसी दिन ये मिलना चाहिए, तो मिलेगा, जो लिखा है उतना तो मिलेगा, भले ही अंग्रेजी सरकार हो। वो भी कानून से ही चलती थी, वो भी कोर्ट से ही चलती था, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से ही लिया गया। कहाँ किसको कैसे चिट्ठी लिखनी है, सब उन लोग को पता होता था। तो जहाँ इन नेताओं की गिरफ्तारी हुई, समझ लीजिए कि जेलर का मूड खराब हो जाता था, कभी आ गए फिर सर पे सवार हो जाएंगे सब, कि हमें ये वाला प्लेट नहीं, ये वाला प्लेट चाहिए, इसमें हमारी तबीयत खराब हो सकती है, तो हमें लोहे का प्लेट नहीं, हमें चीनी मिट्टी का प्लेट चाहिए, इससे हमारी तबीयत को खतरा हो सकता है, जीवन को खतरा हो सकता है। सब कानून करते थे। मजिस्ट्रेट क्या सजा देगा, गांधी जी खुदे खड़े हो जाते थे कोर्ट में कि नहीं भाई, हम आपके सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे, आप इतना जुर्माना लगा सकते हैं, पता है आप हमको जेल नहीं भेज सकते, ये भी पता है, तो आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए, इतना जुर्माना लगाइए, छोड़िए। वो लोग माफ़ी नहीं मांगते थे, बोले नहीं माफ़ी मांगी, माफ़ी क्योंकि बोलने का कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, जो हमने किया है उसकी आप सज़ा दीजिए, आप इतनी सज़ा देंगे हमें पता है।
तो दीजिए ना भाई, क्योंकि वो जिस मजिस्ट्रेट ने पढ़ाई की उससे ज़्यादा ये लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, कानूनों का पता है तो फिर इस्तेमाल करेंगे, बाकियों को पता ही नहीं तो डरेंगे चोरों की तरह। जैसे अब दिल्ली में आमरण अनशन चल रहा था, ये अन्ना हजारे का जब 2011 में आंदोलन चल रहा था, तो हम लोग भी उस समय दिल्ली में थे, तो गिरफ्तारियां चल रही थी, पुलिस आंदोलन करने से रोक रही थी, धारा 144 लगाई गई, तो पता चला कि पूरी फोर्स लगी हुई है उधर। स्टेडियम में सब लोग बढ़ रहे थे रामलीला मैदान की तरफ, तो पुलिस ने सबको रोक दिया कि कोई आगे नहीं जाएगा, तो रुक गए, हम लोग भी खड़े थे। उसी में एक जज साहब आए, जज साहब बड़े आराम से गाड़ी से उतरे, निकल के जाने लगे रामलीला मैदान की तरफ। तो फिर पुलिस का जो ऑफिसर था, एसीपी ने रोक दिया कि कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं जा सकते आगे। बोले काहे नहीं जा सकते आगे भाई? बोले सर धारा 144 लागू। बोले तो? बोले 144 लागू। बोले तो हम क्या करें 144 लागू हो? बोले 144 में आप आगे नहीं जा सकते। बोले 144 में ये लिखा हुआ है कि हम आगे नहीं जा सकते। बोले धारा 144 में कि एक साथ 4 या उससे अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। हम तुम्हें 4 दिखाई दे रहे हैं, अगर तुम हमें रोक रहे हो, इसका मतलब हम 4 या तुमसे अधिक दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब तुम नशे में हो। फिर बताओ हम कार्यक्रम करें तुम्हारा? लिखो कि तुम हमें रोक रहे हो क्योंकि हम 1 से ज़्यादा हैं, यानी 4 से ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब तुम नशे में हो गए, तो फिर अलग कार्रवाई होगी तुम्हारे ऊपर। बोले नहीं साहब आंदोलन करने जा रहे हैं। भाई हमारे हाथ में कोई झंडा है? बोले नहीं। कोई बैनर है? नहीं है। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे हैं। फिर कैसे लगा? तुम्हें क्यों लग रहा है कि हम आंदोलन करने जा रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? फिर तुमको ऐसा लग रहा है हम चिल्ला रहे हैं? नहीं सर। फिर अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो हमें लग रहा है तुम नशे में हो, तो फिर तो पहले तुम्हारा केस करना चाहिए। तो ठीक है सर आप जाइए, तो वो जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं गया, जैसा आप चले गए आराम से, क्योंकि उन्हें कानून का पता था कि 144 में क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो अधिकार बहुत सारे, लेकिन केवल उनके लिए जो अपने अधिकारों के लिए क्या है, जागरूक, अवेयर। अगर आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक नहीं, अवेयर नहीं, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। जैसे आप गांव में रह रहे हैं, आपका बच्चा हुआ, अब पता चला कि 6 साल का बच्चा हो गया, आप पता चला गांव में स्कूल ही नहीं, जब गांव में स्कूल नहीं, तो फिर क्या करेंगे? प्रधान के पास जाओगे, प्रधान पढ़ाएगा उसको। अगर गांव में स्कूल नहीं है तो फिर क्या होगा? दूसरी जगह भेज दें, आंगनबाड़ी भेज दें, पढ़ने का क्या फ़ायदा? बताया कि बच्चे का अधिकार है 6 से 14 साल, अगर वो बच्चा 6 साल का हो गया तो उसको प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, फ्री में दी जाएगी। तो सरकार आपके गांव में स्कूल बनवाएगी। अगर स्कूल नहीं है तो जो भी आसपास के स्कूल में उसका दाखिला सरकार करवाएगी, और अगर विद्यालय दूर है तो घर से विद्यालय, विद्यालय से घर आने जाने की व्यवस्था सरकार करेगी, क्योंकि उस बच्चे का क्या है, राइट है, मौलिक अधिकार है। अगर वो 6 साल का हो गया तो पढ़ेगा। अब सरकार जैसे पढ़ा दे, अगर दूर है तो वाहन भेजेगी कि वाहन से इनको भेजिए, सरकारी वाहन दिया जाएगा। समझ गए? तो उसके लिए जब आप क्लेम करेंगे तब तो कि भाई बच्चा 6 साल का हो गया है, राइट टू एजुकेशन के तहत उसकी शिक्षा मुहैया कराई जाए, गांव में स्कूल नहीं। तो देखिए सरकार क्या करती है। नहीं सरकार करेगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस लिए बैठा होगा? क्योंकि ये गारंटी। तो जो नहीं जानेगा वो दूसरे गांव में भेजेगा, जो जानेगा तो सरकार व्यवस्था करेगी, क्योंकि उसका क्या है, अधिकार। तो सारी चीज़ें उसी के लिए हैं जो अपने अधिकारों के लिए क्या है, जागरूक है, अवेयर है। अगर आपको अधिकारों का पता नहीं है, आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, तो फिर इन अधिकारों का कोई मतलब नहीं। समझ गए? चलिए अब अगला ये अनुच्छेद 22 पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हम्म, लिख लीजिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो आपको जो पीडीएफ दिया है उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा बिल्कुल साफ साफ। लिख लिया? अब उसको पढ़िए, डिटेल में लिखा हुआ है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से
मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। ठीक, यानी कि पहली लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना। यानी कि पहली बात कि जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया तो पहले आपको गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज लिखा हुआ है कि तुरंत बाद अपनी रुचि के विधि व्यवसायी यानी लॉयर, मतलब अपनी रुचि का मतलब अपने इंटरेस्ट का, ऐसा नहीं कोई और, कि आप चाहें कि अपना कोई भी लॉयर कर सकते हैं। ठीक, से परामर्श करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। यानी आपको पहले बताया जाएगा कि आपके ऊपर क्या आरोप है, किस वजह से आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और तुरंत आपको गिरफ्तारी के तुरंत बाद अपनी पसंद का वकील करने का अधिकार होगा। और जब भी आपको अरेस्ट किया गया तो अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इस 24 घंटे में यात्रा का समय निकाल दिया जाएगा। लिखा हुआ है ना कि जब से अरेस्ट हुआ मजिस्ट्रेट के न्यायालय से पहुंचने से पहले, जैसे मान ली मुंबई पुलिस किसी को पकड़ने आई तो 48 घंटे तो आने जाने में लग जाएंगे, तो यात्रा का समय निकाल के 24 घंटे के अंदर आपको सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब मजिस्ट्रेट देखेगा कि गिरफ्तारी का कारण सही है, गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत है, पर्याप्त गवाह है, तो फिर उसको जेल भेजेगा। अगर लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उसको छोड़ देगा। तो ये आपके लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन है, संरक्षण है, किससे, गिरफ्तारी से, कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। ठीक, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन एक्सेप्शंस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 22 तक की है, थोड़े बड़े बड़े, इसके बाद 22 के बाद फिर छोटे छोटे अनुच्छेद आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग कल।